हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज का वीडियो 12th क्लास फिजिक्स के लिए है। ये लेक्चर नंबर 14 है। रे ऑप्टिक्स आपकी यूनिट चल रही है। आज की जो टॉपिक है वो है पारस्विक विस्थापन, जिसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए जो डायग्राम है यही है। इसमें क्या है कि ये एक ग्लास स्लैब है ABCD। इस पर एक आपतित किरण आई कोण पर आपतित हो रही है और इसका अपवर्तन R पे हो रहा है। निर्गत ये जब हो रही है ग्लास स्लैब से तो E एंगल बना रही है अभिलंब के साथ में। ये फिगर जिसने पिछला वीडियो देखा होगा वही एकदम सेम फिगर है। बस इसमें क्या है कि इस पूरे एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया गया है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये 90 है। QN क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ON पर, और इसको कंसीडर कर लिया गया है कि ये D है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो पिछले वीडियो की तरह हैं। माना आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R तथा निर्गत कोण E है तथा गुटके की मोटाई T है तथा QN ON पर लंब है। QN की वैल्यू D है। गुटके की यहाँ पे जो मोटाई है वो T है, इसलिए ON1 डैश भी कितना होगा, T ही होगा। और BD की वैल्यू भी B होगी क्योंकि ये आयताकार है। तो आई होप फिगर के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब समझते हैं कि पारस्विक विस्थापन क्या है। ये देखिए आपकी निर्गत किरण है और ये आपतित किरण है। अगर यहाँ से ग्लास स्लैब से इसका अपवर्तन नहीं हुआ होता तो ये आपतित किरण की दिशा यही होती। तो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि ये दोनों पैरेलल ही हैं। अब इस केस में थोड़ा सा इनमें जो शिफ्टिंग हुआ है, परपेंडिकुलर शिफ्टिंग कह सकते हैं, यानी कि लंबवत विस्थापन जो हुआ है इनके बीच में, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो लंबवत विस्थापन है, इसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं। यानी कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच लंबवत दूरी को पारस्विक विस्थापन कहते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पारस्विक विस्थापन कहते हैं। अब हमें इसके लिए डेरिवेशन करना है, इसका फार्मूला फाइंड करना है। तो फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फिगर पे ध्यान से काम करना होगा, यानी कि फिगर को ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि आप QNO, ये एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे QON1 डैश ये दूसरा ट्रायंगल है। इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स का यूज करके आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए फार्मूला निकालते हैं। ट्रायंगल QON से कितना, साइन I माइनस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QN बाई OQ, ऐसा हो जाएगा। या QN की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, D, और OQ को एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी, या यहाँ से D इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, OQ साइन I माइनस R, ऐसा मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा और हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हों कि I माइनस R क्या है। ये देखिए पूरा एंगल क्या है, ये I है तो ये पूरा भी I होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और इसको हमने थीटा माना है। अगर ये थीटा है, ये R है, तो थीटा की वैल्यू क्या बन सकती है, ये पूरा तो I है ना, I माइनस R ही होगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, I माइनस R। और जब इस ट्रायंगल में हम चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि ONQ में जब हम चलेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये वाली साइड आपकी ON वाली साइड बेस होगी और ये बनेगा हाइपोटेनस। और इसी तरह से जब हम दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे तो यहाँ से हम ये एंगल लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा और ये बेस बनेगा, हाइपोटेनस वही रहेगा दोनों केसेस में। तो यहाँ से ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करेंगे कि दूसरा ट्रायंगल यहाँ से यूज करेंगे, त्रिभुज QON1 डैश से cos ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ON1 डैश बाई कितना,
ओ क्यू, और ओ एन वन डैश की वैल्यू कितनी है, ओ एन वन डैश की वैल्यू टी है, ओ एन वन डैश की वैल्यू कितनी है, टी है, ए सी के बराबर है। तो टी बाई कितना हो जाएगा, ओ क्यू, या ओ क्यू की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी टी बाई कितना, कॉस ऑफ आर, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ आर। तो ओ क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो d इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा टी साइन आई माइनस आर बाई कितना, कॉस ऑफ आर। ये आपका एक फार्मूला बन गया। यहाँ से देखिए ओ क्यू का मान रखेंगे कितना, टी बाई कॉस ऑफ आर, तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। तो यही आपके लेटर शिफ्ट का फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूले पे अगर ध्यान दें तो फार्मूला हमको ये बता रहा है कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, मतलब अगर टी का मान बढ़ेगा तो डी का मान भी बढ़ेगा। अगर आई इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, यानी कि आई की ये मिनिमम वैल्यू है, तो आई की वैल्यू जब जीरो होगी तो ये देखिए फिगर से ही हम लोग समझ सकते हैं कि आई बराबर जीरो जब होगा तो ये वाली आपतित किरण सीधा अविलंब से आएगी, अविलंब से ही आएगी, और जब अविलंब से आएगी तो ये अविलंब से ही जाएगी। तो इस केस में आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आर भी हमारा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो कॉस ऑफ आर की वैल्यू देखिए यहाँ से हो जाएगा डी इज इक्वल टू कितना, टी साइन, यहाँ पे आप रख लीजिए जीरो माइनस जीरो बाई कॉस ऑफ जीरो डिग्री, का जीरो डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू भी आपको क्या मिलेगा, जीरो। अब जब यहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना हो जाए, पाई बाई टू, ये आई की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, डी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा टी साइन, यहाँ पे कितना, पाई बाई टू माइनस आर, क्योंकि फार्मूला तो आपको यही बता रहा है कि आई माइनस आर ही है, तो पाई बाई टू माइनस आर और बाई कितना, कॉस ऑफ आर करेंगे। तो इस केस में आपको डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी। यानी कि इन 3 केसेस को भी हमें ध्यान रखना है। तो हो सकता है न्यूमेरिकल इस पर भी आधारित मिले आपको, तो आप इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुई है, आगे और इसमें कुछ बात करते हैं कि इस केस में और क्या हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। यदि आई व आर बहुत छोटे हों, देखिए आई और आर बहुत छोटा हो, मतलब इतना छोटा वैल्यू हो आई आर का, एंगल बहुत छोटा हो, तब इस केस में क्या होगा कि साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आर के, और क्या हो जाएगा, कास ऑफ आर इज इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये वैल्यू कैसे हो गई। देखिए जब i माइनस आर की बात की जा रही है, तो जब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जाए कि i व r बहुत छोटे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप एंगल को रेडियन में मेजर करें। किसमें, रेडियन में। तो जब आप रेडियन में मेजर करेंगे तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस, मतलब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ रखा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम आई माइनस आर की वैल्यू निकालें, यानी कि ये आपका थीटा है, तो थीटा की वैल्यू निकालें, कोण बराबर क्या होगा, चाप तो यही बनेगा, क्योंकि ये अगर बहुत छोटा होगा तो ये बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएगा, आई माइनस आर की वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो ये आपका किसका काम करेगा, आर्क का। और रेडियस ये लगभग दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से आपको मिलेगा डी बाई कितना, ये वाला साइड जो आपका है ओ क्यू,
या ओ एन दोनों लगभग बराबर होंगे। यहाँ पे ओ क्यू लिख दीजिए और थीटा की वैल्यू क्या है, आई माइनस आर है, तो आई माइनस आर लिख लीजिए इज इक्वल टू कितना मिला, डी बाई ओ क्यू। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपने इससे पहले क्या निकाला था, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी बाई ओ क्यू, और यहाँ पे आपको क्या मिला, आई माइनस आर इज इक्वल टू डी बाई ओ क्यू। तो दोनों की एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर हो सकती है, इसलिए साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू आई माइनस आर के होगा। अब बात उठती है कि कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू कैसे 1 हो गया। अब देखिए इसी फिगर को देखिए, इस फिगर में आपको क्या पता चल रहा है कि कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू। अब इस केस में अगर आर बहुत छोटा होगा तो ये साइड दोनों लगभग बराबर हो जाएगी। तो इस केस में आपको मिलेगा कितना, आधार बटे कर्ण आप लिखेंगे तो आधार की वैल्यू कितनी है, ओ एन वन डैश, और ओ क्यू की वैल्यू भी इसी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से ओ एन वन डैश इसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओ एन वन डैश इज इक्वल टू ओ क्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि यदि आई व आर बहुत छोटे हों तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू आई माइनस आर के होगा, और कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना। अतः आपको मिल जाएगा डी इज इक्वल टू कितना, टी, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइन आई माइनस आर के स्थान पर यहाँ पे लिखेंगे आई माइनस आर बाई कितना, 1, ऐसा आप लिखेंगे। आपको मिल जाएगा डी इज इक्वल टू टी, डी इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, टी आई माइनस आर, ये मिल जाएगा। ये एक नया फार्मूला आपको मिल गया। अभी और भी इसमें कंडीशंस अप्लाई की जा सकती हैं। अगर आई व आर बहुत छोटे हैं तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ये भी देख लेते हैं। यदि आई व आर बहुत छोटे हैं तो स्नेल के नियम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। स्नेल के नियम से आपको क्या मिल जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू यन होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू यन होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, आई बाई आर इज इक्वल टू यन। ये क्यों हुआ, क्योंकि आई व आर बहुत छोटे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको r इज इक्वल टू मिल जाएगा आई बाई यन। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई बाई यन। अब r का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, r का मान d इज इक्वल टू टी आई माइनस आर में रखने पर, तो अगर रखेंगे तो r की वैल्यू तो आपको दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा d इज इक्वल टू कितना, t, i यहीं पे रहने दीजिए, माइनस r की वैल्यू कितना, i बाई यन, या यहाँ से d इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं i कॉमन जाएगा, i कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा टी आई, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस 1 बाई यन। ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक फार्मूला ये है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, इस पर भी, ये दूसरा है, और जो मेन फार्मूला है वो आपका ये है। तो ये लेटरल शिफ्ट के लिए था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 100% प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।